डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नए साल में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा तोहफा। सीएम साय ने महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का किया ऐलान। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह मिलेगा 58% महंगाई भत्ता। फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर। शिबू सोरेन की जयंती के मौके पर बोकारो के छात्रों को बड़ा तोहफा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया गुरुजी रात्रि पाठशाला का ऑनलाइन उद्घाटन। विद्यालय के छात्रों ने जताई खुशी। महाराष्ट्र के डोंबिवली में शिवसेना भाजपा के बीच जोरदार हंगामा। शिवसेना उम्मीदवार नितिन पाटिल ने रुपए बांटते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को रंगे हाथ पकड़ने का किया दावा। पुलिस और चुनाव आयोग की टीम मामले की जांच में जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोहरे का कहर। घने धुंध के कारण नेशनल हाईवे 57 पर 3 एम्बुलेंस समेत आधा दर्जन गाड़ियां आपस में भिड़ी। एम्बुलेंस चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की, माफ कीजिएगा, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों से, जहां झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने बोकारो के छात्रों को एक बड़ा तोहफा देने का काम किया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन तरीके से शिबू सोरेन की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में मास्टर सोबरेन मांझी जिला पुस्तकालय एवं मानव शास्त्र के अध्ययन पर केंद्रित 24 घंटे चलने वाली गुरुजी रात्रि पाठशाला का उद्घाटन किया है। वहीं विद्यालय में राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राएं, आम लोगों के साथ जिले के डीसी और एसपी भी मौजूद रहे। विद्यालय के छात्रों ने रात्रि पाठशाला और पुस्तकालय के उद्घाटन होने पर खुशी जताई और कहा कि यह हमारे विद्यालय और छात्रों के लिए एक अच्छा काम राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया है, जिसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। आज के दिन के मौके पर इसका उद्घाटन किया गया है, जिसका लाभ छात्रों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि माता पिता के सपनों को छात्र राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास से सफल करेंगे। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस द्वारा घोषित कार्यक्रम में कल राज्य के सभी जिला मुख्यालय में एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कड़ी में रांची स्थित बापू वाटिका में महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने तथा योजना से रोजगार की गारंटी खत्म करने के विरोध में उपवास कार्यक्रम आहूत की गई। इस उपवास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि नया कानून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है, वहीं गरीबों के रोजगार के संवैधानिक अधिकार को खत्म करता है और इसका सबसे अधिक असर दलितों, आदिवासियों और ग्रामीण महिलाओं पर पड़ेगा। इसी के साथ उन्होंने नए कानून पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि रोजगार अधिकार नहीं रहा, बल्कि यह सरकार की मर्जी पर निर्भर होगा। पार्टी का यह भी कहना है कि हर साल 5 से 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को संकट के समय मनरेगा सुरक्षा कवच प्रदान किया, लेकिन नए कानून से अब पूरी शक्ति केंद्र के पास केंद्रित हो जाएगी। पंचायतें केवल क्लर्क बनकर रह जाएंगी। काम केवल उन्हीं पंचायत से मिलेगा जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी। कई पंचायत को फंड नहीं मिलेगा, जिससे स्थानीय योजना बाधित होगी और 73वें संविधान संशोधन की भावना का उल्लंघन होगा। नए कानून के तहत योजना में बजट की सीमा और मानक आवंटन पहले से तय होंगे, जिससे फंड खत्म होने पर काम रुक जाएगा। मनरेगा में महंगाई से जुड़ी अधिसूचित मजदूरी की जाती है, वहीं नए कानून में इस निश्चिंत को खत्म कर दिया गया, जिसके अलावा अब कृषि के पीक सीजन में 60 दिन काम नहीं मिल सकेगा। जब गांव में सबसे ज्यादा परेशानी होगी तो सरकार कानूनी तौर पर काम देने से मना कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि कागज के पन्नों से
तो आप साजिश करके गांधी का नाम हटा सकते हैं, लेकिन देश के 140 करोड़ जनता के दिलों में गांधी कल भी राज करते थे और आज भी इसे हटाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजदूरों की लड़ाई कल भी लड़ा करती थी और आज भी हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसे अंजाम तक पहुंचाकर ही हम दम लेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हम इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। गांधी के सपनों को हम गांधी के देश में कुचलने नहीं देंगे। झारखंड में राज्य सरकार द्वारा पेसा नियमावली को धरातल पर उतारने ही विपक्ष द्वारा इस कानून में कई कमियां निकाली जा चुकी हैं, जिस पर अब ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा। मुख्यमंत्री रूप से प्रदेश भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है। इस दौरान उन्होंने पेसा नियमावली की खूबी गिनाते हुए कई दावे भी किए। बोकारो के सबसे पॉश इलाका सेक्टर 4 थाना अंतर्गत सिटी सेंटर में तनिष्क शोरूम को लूटने आए अपराधियों के मंसूबे को शोरूम संचालक के सूझबूझ ने पानी फेर दिया। फिल्मी अंदाज में दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में तनिष्क शोरूम में लगभग 7 की संख्या में अपराधी आते हैं, जिनमें से 2 खाकी वर्दी वाला अपराधी शोरूम संचालक के शोरूम की सुरक्षा को लेकर पूछताछ करता है और खुद को जांच के अधिकारी बताता है, लेकिन शोरूम संचालक को उनकी बातों पर शक हो जाता है और तभी शोरूम की सुरक्षा पर लगे सुरक्षा गार्ड को नकाब पहने हुए 2 अपराधी उनके हाथ से बंदूक छीन लेता है और सभी अपराधी लूट की मंशा से हथियार निकाल लेते हैं कि तभी शोरूम में लगा अलार्म जोर जोर से बजने लगता है, जिससे अपराधी पकड़े जाने के भय से भाग जाते हैं। शोरूम संचालक ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर गहन जांच कर रही है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला है, जिसमें अपराधियों की तस्वीर कैद हुई है। कई सारे सबूत इकट्ठा करने में लगी है। पुलिस अभी पहचान को लेकर विशेष कुछ नहीं कह रही है, लेकिन जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों की, जहां मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार में भीषण ठंड के साथ गिर रहे घने कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मुजफ्फरपुर दरभंगा नेशनल हाईवे 57 पर सोमवार की सुबह घने धुंध के कारण एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बेनीबाद थाना क्षेत्र के केवटसा मोड़ के समीप विजिबिलिटी कम होने की वजह से 3 एम्बुलेंस सहित लगभग आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए। इस जबरदस्त भिड़ंत में असम नंबर की एक एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त हुई असम नंबर की एम्बुलेंस में एक मरीज वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के सहारे था। टक्कर इतनी भीषण थी कि एम्बुलेंस का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया, जिससे चालक और मरीज के परिजन अंदर ही फंस गए। चीख पुकार सुनकर दौड़े स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए लाठी डंडे और लोहे की रॉड की मदद से एम्बुलेंस के गेट और शीशे तोड़े। काफी मशक्कत के बाद फंसे हुए घायलों को बाहर निकाला जा सका। हादसे में गंभीर रूप से घायल तीनों व्यक्तियों को तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण आगे चल रहे वाहन के अचानक ब्रेक लेने या धीमे होने से पीछे से आ रही गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गईं। घटना की सूचना मिलते ही बेनीबाद थाना पुलिस बल दल के साथ मौके पर पहुंची। बीच सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के कारण नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे करवाया ताकि यातायात बहाल हो सके। बेनीबाद थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और घायलों के परिजनों को सूचित करने का प्रयास किया जा रहा है। भागलपुर में 27 साल पुराने भूमि विवाद पर कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन का पीला पंजा चला। महात्मा गांधी रोड स्थित सिविल सर्जन कंपाउंड में 2 बुलडोजर की कार्यवाही में 5 दुकानें ध्वस्त कर दी गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुकानदार शटर गिराते और सामान समेटते नजर आए। कार्यवाही के दौरान कोर्ट के नाजिर, अधिवक्ता और दंडाधिकारी मौजूद रहे। हालांकि कुछ देर बाद सदर एसडीओ विकास कुमार
मौके पर पहुंचे और विधि व्यवस्था की आशंका को देखते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पर 15 दिनों की अस्थायी रोक लगा दी। एसडीओ ने स्पष्ट किया कि आगे की कार्यवाही न्यायालय के आदेश के अनुसार होगी। बताया जाता है कि यह विवाद 1998 से कोर्ट में चल रहा है। आशा देवी ने 2011 में निचली अदालत और 2024 में अपीलीय अदालत से अपने पक्ष में फैसला हासिल किया था। विवाद की जड़ 1985 के सर्वे से जुड़ी है, जिसमें सरकारी अमीन द्वारा कथित गड़बड़ी की गई। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में लंबित है और कोई स्टे नहीं है। अब सबकी नजर 15 दिन बाद कोर्ट के अगले आदेश पर टिकी है। क्या सिविल सर्जन कंपाउंड में पीला पंजा दोबारा चलेगा या नहीं? जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में आयोजित राज्य कर्मचारी संघ के 8वें प्रदेश अधिवेशन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के लाखों शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का ऐलान किया। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है और कर्मचारी संगठनों ने इसका स्वागत किया है। अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान केंद्र से आए कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से भी उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र के समान डीए देने का निर्णय लिया गया है, जबकि अन्य लंबित मांगों पर समिति बनाकर चर्चा की जाएगी। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में विकसित भारत जी राम जी जन जागरण अभियान को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आहूत की गई। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यशाला को संबोधित किया। प्रेजेंटेशन के माध्यम से बीबीजी राम जी पर विस्तार से चर्चा हुई। अरुण सिंह ने कहा कि गांव के सर्वांगीण विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 लाया गया है, जो देश के गांव को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम मनरेगा योजना का उन्नत है और अधिक प्रभावी रूप है और कई मायनों में इससे बेहतर है। मनरेगा में जहां 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। मजदूरी भुगतान अब 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। इससे मजदूरों को न्याय मिलेगा और भुगतान में देरी जैसी पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। खेती किसानी के कार्यों को सुरक्षित रखने के लिए बुआई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोके जा सकेंगे, ताकि किसानों को पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हो और कृषि गतिविधियां प्रभावित ना हो। अरुण सिंह ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत 4 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जाएगा: जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन। इस अधिनियम के माध्यम से कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कौशल विकास जैसी गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत 2047 की संकल्पना को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। विकसित भारत जी राम जी बिल को लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित करने के लिए श्री मोदी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देते हुए श्री देव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को समुचित रोजगार मिले, इसी संकल्पना को पूरा करने के लिए यह योजना लाई गई है। कांग्रेस शासनकाल में मनरेगा के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ और रोजगार के नाम पर लोगों से छलावा किया गया। प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2047 विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए लाया है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। कांग्रेस को इस योजना से इसलिए पीड़ा हो रही है क्योंकि इस योजना में भगवान राम जी का नाम जुड़ा हुआ है।
रायपुर में ग्रीन आर्मी द्वारा संचालित महाराज बंद तालाब बचाओ एवं जल शुद्धिकरण अभियान का आज सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह अभियान 11 दिसंबर से प्रारंभ होकर 11 जनवरी तक लगातार 32 दिनों तक चला, जिसमें तालाब की सफाई, संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए निरंतर श्रमदान किया गया। अभियान के दौरान कुल 74 ट्रक कचरा एवं मलबा महाराज बंद तालाब से बाहर निकाला गया, जिससे तालाब की स्वच्छता, जल प्रवाह और पर्यावरणीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। समापन अवसर पर वायु शुद्धिकरण के लिए 1008 लोगों द्वारा 1008 अग्निहोत्र का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही भविष्य में तालाब की नियमित देखरेखा और संरक्षण के उद्देश्य से 25 सदस्यों की महाराज बंद संरक्षण समिति का गठन भी किया गया। इस अवसर पर सुनील सोनी, विधायक रायपुर दक्षिण और महंत राम सुंदर दास जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ग्रीन आर्मी द्वारा बताया गया इस अभियान की रूपरेखा 2 माह पूर्व तैयार की गई थी तथा संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर तालाब सफाई हेतु निवेदन किया गया था। अपेक्षित कार्यवाही न होने की स्थिति में स्थानीय नागरिकों के सहयोग से स्वयं श्रमदान कर सफाई कार्य प्रारंभ किया गया, जो आगे चलकर एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। अभियान के दौरान नगर निगम द्वारा कुछ दिनों तक सहयोग प्रदान किया गया, जिसके अंतर्गत जेसीबी मशीन एवं श्रमिक को उपलब्ध कराए गए, जिससे मलबा हटाने के कार्य में सहायता मिली। ग्रीन आर्मी ने नगर निगम के इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। सफाई अभियान के दौरान महाराज बंद तालाब से 25 से अधिक धार्मिक झांकियों के अवशेष, घाटों पर वर्षों से जमी गंदगी, सिंगल यूज प्लास्टिक तथा अन्य ठोस अपशिष्ट हटाए गए। घाटों की विशेष सफाई कर उन्हें पुनः उपयोग योग्य स्वरूप प्रदान किया गया। इस अभियान में स्कूल एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं, महिलाओं, स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की, जिससे पर्यावरण संरक्षण को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ी। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां डोंबिवली में महानगर पालिका चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना और भाजपा के बीच जोरदार झड़प देखने को मिला। शिवसेना के उम्मीदवार नितिन पाटिल ने आरोप लगाया है कि भाजपा की ओर से मतदाताओं को पैसे बांटे जा रहे थे और इसी दौरान उन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया। नितिन पाटिल का दावा है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। इस गंभीर मामले की जानकारी तुरंत पुलिस प्रशासन और चुनाव अधिकारियों को दी गई थी। हालांकि शिवसेना उम्मीदवार का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद चुनाव अधिकारी और पुलिस प्रशासन करीब 1.5 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचे। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और शिवसेना व भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। मौके पर मौजूद नागरिकों को भी भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे हालात और बिगड़ गए। फिलहाल पुलिस और चुनाव आयोग की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि पैसे किसके थे, किस उद्देश्य से बांटे जा रहे थे और इस पूरे प्रकरण के पीछे कौन जिम्मेदार है। इस घटना से डोंबिवली की चुनावी रणनीति और अधिक गर्मा गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि पनवेल महानगर पालिका का चुनाव हमारे लिए कठिन नहीं है। भाजपा पनवेल में मजबूत है और शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व आरपीआई महायुति के साथ होने से जीतता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पनवेल का बड़ा विकास हुआ है और एनडीए सरकार लंबित मुद्दों के समाधान के लिए सहयोग करेगी। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार भी पनवेल को मजबूत करेगी। आठवले ने दावा किया कि उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने से महाविकास आघाड़ी कमजोर हुई है। मुंबई में भी इसका फायदा नहीं होगा। महायुति मुंबई, पनवेल समेत राज्य की अधिकांश नगर पालिकाएं जीतेंगी। लाड़की वाहिग योजना बंद नहीं होगी और चुनाव में इसका बड़ा लाभ मिलेगा। नवी मुंबई में मतभेद की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि अंदरूनी तौर पर महायुति एकजुट है और चुनाव के बाद भी साथ रहेगी।
अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां नर्मदापुरम जिले के बच्चों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जिले के करीब 28,000 बच्चों को एजुकेशनल डेस्क युक्त इनोवेटिव स्कूल बैग वितरित किए जाएंगे। यह पहल न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाएगी, बल्कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी साबित होगी। वाटिका रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने बताया कि यह योजना भारत सरकार की गेल इंडिया लिमिटेड और आवंट फाउंडेशन के सहयोग से संचालित की जा रही है। एनएमबी कॉलेज नर्मदापुरम में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह बच्चों को इन बैगों का वितरण करेंगे। इस योजना के तहत शासकीय प्राथमिक विद्यालय के 27,778 बच्चों को आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित एजुकेशनल डेस्क युक्त स्कूल बैग दिए जाएंगे। इन बैगों में बैठने की सही मुद्रा के लिए विशेष व्यवस्था है, जिससे बच्चों की रीढ़, आंखों और मस्तिष्क का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। यह बैग स्कूल और घर दोनों जगह उपयोगी रहेगा और बच्चों के पढ़ने लिखने के समय को बढ़ाने में मदद करेगा। सांसद माया नारोलिया ने बताया कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निपुण भारत कार्यक्रम 2023 के अंतर्गत संचालित हो रही है। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के मार्गदर्शन में यह योजना नर्मदापुरम जिले तक पहुंच चुकी है। इस तरह नर्मदापुरम के बच्चों के लिए यह योजना न केवल शिक्षा में सुधार लाएगी, बल्कि उनके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में भी मदद करेगी। 28,000 बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा में यह कदम निश्चित ही महत्वपूर्ण साबित होगा। नर्मदापुरम जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में शिक्षक विभाग के शिक्षकों ने मां नर्मदा एवं बांद्रा वहां घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। यह पहल सराहनीय है। मां नर्मदा के पावन तट पर स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षा विभाग और शिक्षकों ने मिलकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अभियान का उद्देश्य नर्मदा तट को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना तथा आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी नारायण प्रजापति की उपस्थिति में संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांगाखेड़ा कला के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। सभी ने मिलकर मां नर्मदा के तट की सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि नर्मदा हमारी आस्था और जीवनदायिनी नदी है। इसकी स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। ऐसे अभियानों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित होते हैं। स्वच्छता अभियान में शिक्षकों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने मिलकर प्लास्टिक कचरा हटाया और तट को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। मां नर्मदा के तट पर आयोजित यह स्वच्छता अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज को जागरूक करने की एक प्रेरणादायक पहल भी है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।